माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप। उम्मीद करते हैं आप प्रसन्न, खुशहाल और मस्त मगन होगे। आज के इस लेक्चर सीरीज में हम इंडियन सोसाइटी के जो लेक्चर्स हैं उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। और आप देख रहे हो कि जो आपका इंडियन वोमेन के ऊपर टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा है। लंबा चौड़ा इन द सेंस कि मैं भी इसे डिटेल में पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, सो दैट आपको एक एक चीज़ें क्लियर हो जाए एंड आपको कोई भी इश्यू ना आए। और ये जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है ना, इसको आपके दिमाग में रटे होने चाहिए कि जो भी कीवर्ड्स आप देखते हो, पैट्रियार्कल सोसाइटी या फिर आपका इलिटरेसी, ये सब कुछ ऐसे कीवर्ड है जो आपको वोमेन रिलेटेड इश्यू में आने ही चाहिए, तभी तो आपका आंसर और ज़्यादा अच्छा दिखेगा। एंड अगर आप यहाँ पर कोई डायग्राम बनाकर रिप्रेजेंट करते हो इश्यूज को, तो फिर उससे बेहतर और कुछ नहीं होगा। एज वेल एज सब्सटेंशिएट योर व्यू पॉइंट्स विथ ए डाटा। एंड डाटा आप डेफिनेटली गवर्नमेंट के वेबसाइट से ले सकते हो। एनसीआरबी, नेशनल रिकॉर्ड क्राइम ब्यूरो, ये जो आपका स्टॉक पाइल करता है डाटा को, उसका यूटिलाइजेशन आप कर सकते हो। अभी लेटेस्ट में ही शायद पब्लिश हुई थी, तो वहां से आप नोट बनाकर उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड या फिर अगर कोई इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन के रिपोर्ट आते हैं तो वहां पर भी आप आराम से यूज कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन आपको सब्सटेंशिएट करने हैं, बिकॉज इंडियन सोसाइटी में आप क्या लिखोगे, एक तो पॉइंट रहेंगे, कीवर्ड रहेंगे, और कीवर्ड को सब्सटेंशिएट करने के लिए एक एक लाइन का आपको डाटा पता होना चाहिए। अदरवाइज कहीं ना कहीं ये जो आंसर है वो फीका लगेंगे। ऐसा नहीं कि आपको हर पॉइंट में डाटा से सब्सटेंशिएट करना है। फर्स्ट पॉइंट आपने लिखा, उसमें आपने सब्सटेंशिएट कर दिया, साथ ही साथ बीच में एक आध पॉइंट से सब्सटेंशिएट कर दिया, उसके बाद आप कंक्लूजन के रूप में एक फॉरवर्ड कंक्लूजन लिखना है कि हाँ भाई साहब, अगर ये सब चीज़ें रहेंगी तो आगे कितनी प्रकार की समस्याएं जो है आगे आ सकती हैं, लाइक इकोनॉमी पर क्या प्रभाव होगा, या फिर पॉलिटिकल लीडरशिप कहीं ना कहीं हमारी वेल डेवलप नहीं हो पाएंगी, या फिर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वुमेन का कंट्रीब्यूशन लिख सकते हो कि हाँ, अगर महिलाएं टेक्निकल एजुकेशन नहीं प्राप्त करती तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हम पीछे हो जाएंगे, तो जो कि हमारा एक प्लस पॉइंट है। तो इस प्रकार से आप कंक्लूजन में लिख सकते हो, तो इसमें कोई बात तो कोई टेंशन की है नहीं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपने 15 अगस्त मना ही लिया है, इस प्रकार से अपने मन में भी एक स्वतंत्रता बिठा लीजिए कि कहीं ना कहीं हमें जो है इस देश के लिए, अपने परिवार के लिए, पूरे समाज के लिए कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल बनना है, जो एक प्रकार से कमल के रूप में खिलेगा और सबको सुगंधित करेगा। इस विचारधारा के साथ आप अपने अंदर महसूस करिए और उसको आगे बढ़ाने का काम करिए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमने इससे पहले देखा था जो वेरियस आर्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमने देखे, ये सब तो आपको याद भी हो गए होंगे अब तक। फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14, 15 क्लाउज 3, ये सब कुछ आर्टिकल्स हमने देखे थे। साथ ही साथ हमने देखा था कि जो पंचायत है, म्यूनिसिपैलिटीज है, वहाँ पर भी रिजर्वेशन दी गई है महिलाओं को कि वो पॉलिटिकल लीडरशिप हासिल करे। साथ ही साथ कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ 50% रिजर्वेशन दी गई है वोमेन रिप्रेजेंटेशन का पॉलिटिकल लीडरशिप में, लोकल सिविल गवर्नमेंट में। जैसे बिहार की बात करें तो पहला राज्य है जहां आपको 50% रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया था, ठीक है। साथ ही साथ बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर जो मंथली बेसिस पर जो महिलाएं हैं उनको 2 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी दी जाती है, इन द सेंस कि वो जो आपका मेंस्ट्रुएशनल पीरियड वोमेन का चलता है उनके लिए। तो ये सब कुछ प्लस पॉइंट्स है जो आप यूज कर सकते हो केस स्टडी में, और आप कह सकते हो कि ये सब जो है अन्य राज्य में भी अगर लाए जाते हैं तो वोमेन की जो पोजीशन है, वोमेन की जो पार्टिसिपेशन है वर्क फोर्स में, वो और ज़्यादा बेहतर हो सकती है। तो छोटे छोटे चीज़ों से ही बड़ा बड़ा जो अचीवमेंट है वो भी हासिल होता है, जैसे आपने बहुत सारी कहानियों में भी पढ़ा है। तो यहाँ पर भी हम लोग इंसान कुछ अलग थोड़ी ना है, हम लोग भी कहीं ना कहीं सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के मुकाम हासिल करते हैं। आप देख लो, आप जो प्रिपरेशन करते हो पहले के तुलना में, आप अब अपने आप को तुलना करो कि आप कितने आगे आ गए हो, आपने क्या कुछ सीखा है, आपका जो इमेज है सोसाइटी के प्रति क्या बना है, एंड आप क्या नॉलेज हासिल किए हो। तो ये सब चीजें हैं, कहीं ना कहीं आप कुछ समय निकालकर आकलन भी कर सकते हो, क्योंकि आपको अल्टीमेटली साबित करना है कि हाँ, कि आप जो
अपने अंदर क्वालिटी लेकर आ रहे हो, आप संतुष्ट हो। बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप संतुष्ट हो तो आपका मन भी संतुष्ट रहेगा, मन भी खुशहाल रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि अपने मन को एक प्रकार से खुश रखना सीखिए। ये सब कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बताई है। लेट्स वी मूव फॉरवर्ड अबाउट, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लीगल प्रोविजंस टू सेफगार्ड वुमेन। तो क्या कानूनी प्रोविजंस हैं वो हम देखेंगे, और यहाँ पर से आप कुछ ना कुछ यूज कर सकते हो। बिकॉज यहाँ पर हम इक्वल रिनोमरेशन एक्ट 1976 सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और इससे आपको भी काफ़ी ज़्यादा जानकारियाँ मिलेगी। तो जब हम बात करते हैं लीगल प्रोविजंस, तो संविधान ने तो हमें दे दिया है फंडामेंटल राइट्स कि हाँ राइट टू इक्वलिटी है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, या फिर इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये सब बातें कही गई है। लेकिन आप ही बताओ कि क्या बिना इसको लीगल इन्फोर्सिबिलिटी दिए हुए कहीं ना कहीं लोग मानेंगे? नहीं मानेंगे। इसीलिए जो है बहुत सारे लीगल प्रोविजंस भी लाए जाते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो, टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, जो स्टेट है उन्होंने वेरियस लेजिस्लेटिव मेजर्स को इनेक्ट किए हैं सो दैट इक्वल राइट्स इंश्योर हो सके, सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो चल रही है हमारे समाज में उसको काउंटर किया जा सके, एज वेल एज जो वेरियस फॉर्म्स ऑफ वायलेंस एंड एट्रोसिटीज़ जो देखने को मिलते हैं वुमेन के बीच, कहीं ना कहीं उसको दूर किया जा सके, एज वेल एज जो वर्किंग वुमेन है उन्हें सपोर्टिंग सर्विसेज एक प्रकार से उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। तो ये सब कुछ बातें हैं, एंड जिसमें हम कुछ लीगल प्रोविजंस के बारे में जानेंगे। द फर्स्ट वन इज योर इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट 1976। तो नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर बेसिकली सेम वर्क के लिए इक्वल रेन्यूमरेशन की बात की जाएगी, है ना, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। तो यहाँ पर आपका जो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स अगेंस्ट द वुमेन इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड सर्विस कंडीशंस, उसको दूर करने का ये काम करता है। साथ ही साथ अगर हम सेकंड की बात करें यानी कि अमेंडमेंट टू द क्रिमिनल एक्ट 1983, तो ये भी ध्यान रखनी है, ये जो अमेंडमेंट किया गया है ना क्रिमिनल एक्ट 1983 के तहत, तो इसमें डोमेस्टिक वायलेंस को ऑफेंस करार दिया गया है, एंड जो रेप है उसको भी पनिशेबल ऑफेंस करार दिया गया है। ठीक है, एंड जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1984 है, आप हमें बताइए स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का क्या बेसिक एम है। तो स्पेशल मैरिज हम उसे कहते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरकास्ट मैरिज सब हो गई, ये सब एक स्पेशल मैरिज कैटेगरी के अंतर्गत आ जाती है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि जो आपका इंटर रिलीजियस मैरिज है। ठीक है, तो उसके लिए ये जो प्रोविजंस है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का वो लाया गया है, एंड इसको भी अमेंड किया गया था सो दैट जो मिनिमम एज है मैरिज का वो 21 ईयर्स हो मेल्स के लिए, एंड फीमेल्स के लिए 18 ईयर्स हो। और वैसे भी आपको पता है कि अभी ये कुछ न्यूज़ में चल रही थी जिसमें बोला जा रहा था कि जो फीमेल्स की मैरिज एज है उसको बढ़ा दी जाए। ठीक है, उसको भी शायद पैरिटी लाने की बात की जा रही थी, 21 आई थिंक कि यही रिकमेंडेशन चल रहा था, हालांकि इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है अभी तक ये। तो आप हमें बताओ, अगर महिलाओं की एज को बढ़ाया जाता है या फिर जो सरकार डिसीजन ले रही है तो उसके पीछे क्या कारण है? तो 4-5 पॉइंट आप सोचो और अल्टीमेटली हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, क्योंकि आपका भी कहीं ना कहीं कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, और आप जब हमारे साथ इंटरेक्ट करोगे तो आपका भी जो माइंड है वो ओपन होगा, और अल्टीमेटली हम जब आपके कमेंट को पढ़ेंगे तो अल्टीमेटली हम भी आपसे कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। ठीक है, बिकॉज इट्स ए टू वे लर्निंग, आप भी सीख रहे हो हम भी सीख रहे हैं। ठीक है, इस फिलोसफी के साथ हम चलते हैं। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट वन, ड्योरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, इसके बारे में हमने बात भी किया है, और बेसिकली इसके तहत क्या है, ड्योरी लेना या फिर ड्योरी देना दोनों एक प्रकार से क्राइम है, ऑफेंस है। ठीक है, बिकॉज एक प्रकार से ये एक्स्ट्रा बर्डन डालने का प्रयास करता है वुमेन के फैमिली के ऊपर, एंड जो कोर्ट है इट इज़ एम्पावर्ड कि वो एक्ट कर सकती है इन हिज ऑन नॉलेज, और अगर कोई कंप्लेन किया जाता है बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कि लेट्स से कि ड्योरी के कारण मर्डर किया गया, तो अल्टीमेटली उन कंप्लेन को हियर किया जाएगा और अल्टीमेटली एक्शन लिया जाएगा। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है आपको, इंडियन एविडेंस एक्ट इसको भी अमेंड किया गया है सो दैट जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो हस्बैंड को ट्रांसफ़र किया जाए, शिफ्ट किया जाए। बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब क्या है
कि बेसिकली आप साबित करोगे कि आप निर्दोष हो। इसी को कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ, कि साबित करने वाला कौन है कि हम निर्दोष हैं। तो बेसिकली जो हस्बैंड हो गए उन्हें साबित करना पड़ेगा कि भाई साहब आपने जो है ड्योरी नहीं लिया है, ठीक है। या फिर हिज फैमिली वेयर द ब्राइड डाइज विद इन 7 years ऑफ मैरिज। तो ये कुछ बातें हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की, तो यहाँ पर बेसिकली डोमेस्टिक वायलेंस को एक प्रकार से ख़त्म करने का प्रयास नाम से ही पता चल रहा है, कोशिश की जाती है इन ऑल फॉर्म्स अगेंस्ट वोमेन एंड एक पनिशेबल ऑफेंस इसको करार दिया जाता है। साथ ही साथ ये भी हमने बताया था आपको, ये तो हमने ऊपर ही डिस्कस किया था, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सेलेक्शन एक्ट 1994। तो इसमें क्या है कि बेसिकली जो सेक्स सेलेक्शन मेथड्स यूज होते थे पहले 1994 से पहले, ये देखो ईयर कब लाया गया 1994। इससे पहले क्या होता था कि जो सेक्स सेलेक्टिव बर्थ होते थे, क्यों होते थे? बिकॉज आपको भी पता है ना, जो पैट्रियोटिकल सोसाइटी है या फिर यूँ कह सकते हो कि जो ड्योरी सिस्टम है, वो सब कहीं ना कहीं कारण है इन सब चीज़ों का। और जब ये एक्ट नहीं था तो न जाने कितने महिलाओं की एक प्रकार से भ्रूण हत्या कर दी जाती थी, फीमेल फोर्टिसाइड, और वो इस धरती पर जन्म लेने से पहले ही जो है उनकी मृत्यु हो जाती थी। आप समझ सकते हो कितनी बड़ी चैलेंजिंग इश्यू रही है हमारी सोसाइटी की। अगर हम थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखें, वुमेन के स्टेटस, वुमेन के कंडीशन को जानने का प्रयास करें तो, ठीक है। एंड जाहिर सी बात है जब ये एक्ट लाया गया तो जो सेक्स सिलेक्शन है ना, कि मेल है या फीमेल है, इन सब चीज़ों को बैन किया गया, प्रोहिबिट किया गया, काफ़ी ज़्यादा सीरियस ऑफेंस के कैटेगरी में इसे रखा गया है। एंड अल्टीमेटली जो प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स है उसके मिसयूज को ये प्रिवेंट करता है ना, जिसके माध्यम से सेक्स डिटर्मिनेशन कर लिए जाते थे और अल्टीमेटली फीमेल फोर्टिसाइड देखने को मिलता था। तो ये सब चीज़ें हैं। और आज भी आप देख सकते हो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ये सब सिस्टम जो है वो चलती है, ठीक है। भले ही पता ना चले लेकिन ये सिस्टम जो है अभी भी चलती हैं, बिकॉज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है, ठीक है। तो वैसे तो गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर गवर्नमेंट ने बहुत कड़क इनिशिएटिव लिए हैं टू टैकल दीज सेक्स सिलेक्शन मेथडोलॉजी, सेक्स सिलेक्शन इश्यूज, ठीक है। तभी जाके आज जो हमारा सेक्स रेशियो है वो इम्प्रूव भी हो रहा है। आप देखिए फीमेल सेक्स रेशियो या फिर सेक्स रेशियो की ही बात करें तो 943 है इंडिया में, है ना, यानी कि 1000 बॉयज़ पर 943 वोमेन। लेकिन पहले अगर चले जाए 20 साल 30 साल सब पहले चले जाए तो अल्टीमेटली जो सेक्स रेशियो थी ना बहुत ही कम थी, है ना, 800 से थोड़ा बहुत ऊपर होगा तो होगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो सुधार हो रही हैं, धीरे धीरे बदलाव आएगा, बिकॉज बदलाव कहीं ना कहीं नियम ही है संसार का, बट स्लोली आ रही है, ये एक चिंता की बात है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप देखो कि ये जो है आपका मेथडोलॉजी सब 1994 में लाया गया। अगर ये सब एक्ट कुछ अगर पहले आती तो अल्टीमेटली और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलता, ठीक है। तो ये बातें हो गई। साथ ही साथ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 जिसको 2017 में अमेंड भी किया गया, इसके बारे में तो हमने देखा भी। तो जो वोमेन अगर एम्प्लॉयमेंट करती है, जॉब करती है, तो बेसिकली उनके लिए कुछ मैटरनिटी बेनिफिट की फैसिलिटी दी जाती है, ठीक है। कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो बिफोर द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड एंड पोस्ट डिलीवरी, है ना, तो कुछ इंसेंटिव दिया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ कंपनी के लिए भी कुछ नॉर्म्स लगाए जाते हैं जो आपने पढ़ा भी होगा, यहाँ पर तो उतना डिटेल में नहीं दिया गया है। साथ ही साथ देख सकते हो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, ये आई थिंक कि पुराना वाला ही है, इसको अमेंड किया गया था, 24 वीक तक कुछ एक्सटेंड किया गया था ना, तो इसको आप अलग से पढ़ लेना, ठीक है। तो वैसे भी क्या है, ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की बात करता है। एंड इसमें जो चेंजेज हुए हैं आप पढ़ सकते हो, कैसे पढ़ोगे, इसमें आप जो यूट्यूब पर गूगल पर सर्च करोगे यूपीएससी डाल दोगे तो आपको वो चीज़ें मिल जाएगी। साथ ही साथ जो इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1986 है, इसमें जो वोमेन की ट्रैफिकिंग होती है, ठीक है, उसको सप्रेश करने की बात होती है।
एंड वी हैव द सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग इन वुमेन एंड गर्ल्स एक्ट 1956, और इसी को अमेंड किया गया था 1986 में, एंड इसको रीनेम किया गया इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1986। एंड इसका मेन एम क्या है कि जो वुमेन की ट्रैफिकिंग होती है, गर्ल्स की जो ट्रैफिकिंग होती है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है, उसको प्रोहिबिट किया जा सके। बिकॉज आपको ही पता है ना, जो प्रोस्टिट्यूशन जैसे जो इविल है वो कहीं ना कहीं वोमेन की जो स्टेटस है, वोमेन की जो लाइफ है, उसको एक प्रकार से डिग्रेड कर देती है। और ये सब जो महिलाएं प्रोस्टिट्यूशन में इंगेज होती हैं, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि हम जानते हैं फाइनेंशियल बर्डन जैसी प्रॉब्लम हो, या फिर यूँ कह सकते हो कि उनको घर से निकाल दिया गया हो कुछ कारणवश, या फिर यूँ कह सकते हो कि आप रेप विक्टिम, ठीक है, कि सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती। तो इन सब चीज़ों के कारण ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है। एंड इसके तहत बेसिकली जो पेनल्टीज है ऑफेंसेस की, उसको बढ़ाया जाता है, ठीक है। एंड फिर आप देख सकते हो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमें सारे डिटेल तो पढ़ने नहीं है, हमें तो लॉयर तो बनना नहीं है। अल्टीमेटली कुछ ऐसे ऐसे एक्ट जो आपको ध्यान रखने हैं जो आपके आंसर राइटिंग को एनरिच करे, ठीक है। एंड वी हैव द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। ये क्यों लाया गया होगा? ये बेसिकली इसलिए लाया गया बिकॉज आपने सुना भी होगा 2012 में जो निर्भया गैंग रेप हुआ था, एंड अल्टीमेटली इतना ज़्यादा हीनियस क्राइम था कि पूरे देश में ये विद्रोह हुआ था, एंड अल्टीमेटली गवर्नमेंट को कड़क एक्ट लाना पड़ा। तो अल्टीमेटली ये जो आपका अमेंडमेंट एक्ट 2003 लाया गया था, ठीक है। एंड इसमें क्या प्रोविजंस किए गए थे? तो जो रेप कन्विक्ट्स हैं उनकी जो सेंटेंस है ना, जेल टर्म है, उसको बढ़ाई गई थी। जैसे लाइफ टर्म एंड डेथ सेंटेंस के भी प्रोविजंस दिए गए थे हीनियस क्राइम के ग्राउंड पर, एज वेल एज स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस लाइक एसिड अटैक्स एंड स्टॉकिंग एंड लाइक, एंड ये सब बातें हैं। तो यहाँ से हम क्या निकाल कर देखते हैं, साथ ही साथ ये भी देखिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वोमेन एट वर्कफोर्स प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्यूशन एक्ट 2013। तो बेसिकली जो वोमेन वर्क प्लेस पर काम करती है वहाँ पर भी सेक्सुअल हैरेसमेंट देखने को मिल सकती है, तो उनसे निपटने के लिए ये एक्ट लाया गया था, ठीक है। एंड ये महिलाओं को प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट ऑल वर्क प्लेस, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो। बिकॉज इन सब चीज़ों में तो डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता ना, कि आप प्राइवेट सेक्टर है तो आपको छोड़ दिया जाएगा, पब्लिक सेक्टर है तो आपको नहीं छोड़ा जाएगा। इन सब चीज़ों में तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। आखिरकार ये महिलाओं की डिग्निटी का सवाल है, ठीक है। तो इसलिए इन सब चीज़ों के जो प्रोविजंस है वो हर जगह लागू हो जाते हैं। और एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, इतने सारे एक्ट हमने देखे कि इतने अच्छे अच्छे एक्ट हैं हमारे देश में, लेकिन फिर भी ये सब जो क्राइम है, इंसिडेंट्स है, वो कम होने का नाम नहीं लेता। कारण क्या है? तो एक कारण तो यहाँ से जरूर निकल कर आ रहा होगा आपको, वो है आपका पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज लॉज, ठीक है। जैसे आप देखते हो पेंडेंसी ऑफ केसेस कोर्ट में कितने हैं, आई थिंक कि अभी लेटेस्ट डाटा ही है, 5 करोड़ पेंडेंसी केसेस अगर टोटल देखे जाए जुडिशियरी में, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कितनी ज़्यादा पेंडेंसी ऑफ केसेस है। साथ ही साथ जो इन्वेस्टिगेशन है पुलिस ऑफिसर सबका, उनमें डिले होने की आती है, चार्जशीट फाइल करने में डिले होती है। तो ये सब समस्याएं जो है कहीं ना कहीं जो इम्प्लीमेंटेशन पोर्शन है उसको खराब कर देती है, डैमेज कर देती है। तो ठीक है, तो हम कोर्ट यूज करते हैं, कौन सा कोर्ट यूज करते हैं? जस्टिस डिलेड मीन्स जस्टिस डिनाइड, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब चलते हैं नेशनल पॉलिसी फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। तो देखो, अब हमें इन सब पॉलिसी की क्यों ज़रूरत होती होगी, आप समझने की कोशिश करिए, बैकग्राउंड आप समझिए, तो बाकी आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इन सब चीज़ों की हमें लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे देश में वुमेन इक्वलिटी नहीं देखने को मिलती है, डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वलिटी की बात कही है। क्यों? बिकॉज हमें सोसाइटी में वो बदलाव लाने पड़ेंगे जहाँ पर इक्वल वोमेन स्टेटस मिले, साथ ही साथ वोमेन को इन्फीरियर नहीं बल्कि इक्वल स्टैंड फुटिंग के रूप में देखा जाए, चाहे वो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो। तो ये सब कब होगा? जब वोमेन एम्पावरमेंट होगा। वोमेन एम्पावरमेंट किस प्रकार से होगा? एजुकेशन से होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देंगे तब होगा,
ऑटोनोमस डिसीजन लेने का फैसला देंगे तब होगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं वोमेन एम्पावरमेंट होती है, ठीक है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, तो जब फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आती है तो जाहिर सी बात है जो महिला है वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकती हैं, ठीक है। इवन बहुत सारे महिलाओं को खुद के चॉइस का जो पार्टनर है वो भी अधिकार बहुत सारे फैमिली में नहीं देखने को मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं आप देखते हो। तो नेशनल पॉलिसी फॉर वुमेन एम्पावरमेंट 2001 की बात करें तो इसमें बेसिकली एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जो पॉजिटिव इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसी लेकर आए, जहां पर फुल डेवलपमेंट हो वुमेन का, कि वो अपने फुल पोटेंशियल को रियलाइज कर सके। जब हम बात करते हैं पोटेंशियल की ना, तो इसको समझिए। पोटेंशियल का मतलब हम एक एग्जांपल से समझाना चाहते हैं आपको। जैसे एक पेड़ लगाया हमने, ठीक है, दो पेड़ लगाया, ठीक है। तो आप इसको लिंक करना है, ये बहुत ही डीपली बात मैं आपको बता रहा हूँ। आप लिंक करना है, दो पेड़ लगा दिया, ठीक है बेटे, छोटा छोटा पौधे बेचारा प्यारा प्यारा। अब एक को हम पूरा पानी दे रहे हैं, धूप खाद जो भी इनको इंग्रेडिएंट की जरूरत है वो सब कुछ दे रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जो दूसरा पेड़ है ना, उसकी भी पोटेंशियल है कि वो बड़ा होकर काफी बड़ा बड़ा फल एंड रिचनेस एंड छाया एंड बहुत सारे ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जो है वो जो माली है वो बेसिकली उसको पानी नहीं देता है, उसको बेसिकली जो खाद है वो सब नहीं देता है। तो क्या होगा, ये जो पेड़ है या तो अल्टीमेटली खत्म हो जाएगा, या फिर जो है इसकी जो क्वालिटी है वो डिट्रिएट हो जाएगी, या फिर ये अपने पोटेंशियल पर राइज नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या हो, इसी को अब आप रिप्लेस कर दीजिए मेल और फीमेल से, बस हो गया आपका काम। तो यानी कि हमने जो पोटेंशियल है वुमेन की उसी को रोक दिया है। तो अब उसका डेवलपमेंट कहाँ से होगा, वो ह्यूमन रिसोर्स में कैसे कंट्रीब्यूट करेगी, वो इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे कंट्रीब्यूट करेगी, जब हमने नर्चर ही नहीं किया सही से। तो नर्चरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज नर्चरिंग डिसाइड करेगा कि कैसा फल, किस क्वालिटी का फल मिलने वाला है, चाहे सोसाइटी हो, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, चाहे वो आपका देश ही क्यों ना हो, ठीक है। तो ये बेसिक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, आप समझ गए होंगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से विथ यू। साथ ही साथ देख लो द डिज्यूरी एंड डिफैक्टो एंजॉयमेंट ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स, मतलब जो भी ह्यूमन राइट्स है वो एंजॉय करे महिलाएं, जो फंडामेंटल फ्रीडम दिए गए हैं संविधान की तरफ से वो सब एंजॉय करे। ये सब बातें पॉजिटिव पॉजिटिव बातें की गई है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, बस एक बार पढ़ लेना। मैं ऊपर ऊपर से आपको अच्छे से बता दे रहा हूँ, ये एग्जाम्पल मैंने दिया ना आप सब समझ जाओगे, ठीक है। एज वेल एज इक्वल एक्सेस टू पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, देख लो है ना, डिसीजन मेकिंग में साथ ही साथ महिलाएं पार्टिसिपेट करें, तो उन सब में इक्वलिटी कहीं ना कहीं देने की बात है। डिसीजन मेकिंग यानी क्या शिक्षा आप ग्रहण करना चाहते हो, ठीक है, होम डू यू लाइक टू मैरी, ठीक है, व्हाट जॉब यू आर लाइक टू डू। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है डिसीजन मेकिंग में। तो देख सकते हो चाहे वो सोशल हो, सामाजिक लेवल पर, या फिर राजनीतिक लेवल पर, या फिर आर्थिक लेवल पर, ठीक है। एंड साथ ही साथ इक्वल एक्सेस टू वुमेन टू हेल्थ केयर। तो यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, देख लो। कहने का मतलब ये है कि अगर मेल कोई बीमार हो गया तो चलो डॉक्टर के पास लेके जाती है, अगर फीमेल कुछ बीमार हो गई तो घर में ही ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली एक तो वो भी है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वोमेन खुद भी जाना नहीं चाहती, ठीक है। तो दोनों इश्यू है, वोमेन को भी कहीं ना कहीं आगे आने की जरूरत होगी ना। तो ये बात है, कहा जाता है ना अपने अधिकार के लिए खुद से लड़ना पड़ेगा, तो वही बात यहाँ पर भी निकल कर आती है, ठीक है। तो इक्वल एक्सेस टू वुमेन टू हेल्थ केयर, क्वालिटी एजुकेशन मिले एट ऑल लेवल्स, साथ ही साथ कैरियर अपॉर्चुनिटीज उनके लिए हो, वोकेशनल गाइडेंस उन्हें मिले, एंड इक्वल रिनोवेशन मिले, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की पता चला काम कर रही हैं, और जो सेफ्टी उन्हें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, बिकॉज वुमेन के लिए कुछ अलग सेफ्टी नॉर्म्स होने चाहिए, है कि नहीं। तो वही बात है, जिसके कारण ये भी एक माहौल बनता है कि चूंकि वुमेन रिलेटेड जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए, जैसे देख लो स्कूल में बात करते हैं, तो स्कूल में अगर टॉयलेट नहीं है तो जाहिर सी बात है जो फीमेल है वो स्कूल जाने से कतराएंगी, है ना। तो ये सब कुछ बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो भले ही हमारे नज़रों से इग्नोर होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बड़ा असर डालती है, ठीक है। एंड साथ ही साथ लीगल सिस्टम, जो कानूनी व्यवस्था है उसको स्ट्रेंथन किया जाए, तो दैट जो भी डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलते हैं अगेंस्ट द वुमेन वो ख़त्म हो सके। बिकॉज लीगल सिस्टम स्ट्रेंथन होंगी तो जो अन्याय वुमेन के प्रति हो रहा है, कहीं ना कहीं उस अन्याय
को समाप्त किया जा सकता है जुडिशरी की तरफ से, ठीक है। एंड टू चेंज सोसाइटियल एटीट्यूड, तो सोसाइटियल एटीट्यूड बदलिए, कम्युनिटी प्रैक्टिसेस बदलिए, है ना। एक्टिव पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट करवाइए बोथ मैन एंड वोमेन पर, जैसे आप अर्बन एरियाज में देखते हो, है ना, कॉलेज लाइफ सब में देखते हो। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर मैन एंड वोमेन इक्वल फुटिंग पर एजुकेट होती हैं, रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो ये सब कुछ अच्छी चीज़ें हैं जहाँ पर कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, ठीक है। बिकॉज जब तक कह सकते हैं कि ऑटोनॉमी नहीं रहेगी ना, तो एक प्रकार से फियर रहता है, तो फियर रहेगा तो जो डिसीजन लेंगी वो कहीं ना कहीं 100% श्योरिटी के साथ नहीं आ पाएगा। जैसे आपके मन में लेट्स से कि कोई बुरी इश्यू चल रही हो, है ना, निगेटिव इश्यू चल रही है, और वहाँ पर आप डिसीजन लेना चाहोगे तो करेक्ट डिसीजन नहीं ले पाओगे, बिकॉज जब तक वो इश्यू खाली नहीं होगी ना, जो आपका डिसीजन लेने का पावर है ना वो डाइवर्ट हो जाएगा। तो ये सब कुछ बातें साथ ही साथ देख लो। मेन स्ट्रीमिंग है जेंडर पर्सपेक्टिव, तो जेंडर पर्सपेक्टिव को भी मेन स्ट्रीम करने की ज़रूरत है, यानी कि कम्युनिटी लेवल पर कहीं ना कहीं इक्वलिटी सब प्रमोट करने की बात है। एंड डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करिए, ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन एंड द गर्ल चाइल्ड। साथ ही साथ बिल्ड एंड स्ट्रेंथन द पार्टनरशिप विद सिविल सोसाइटी। इन सब चीज़ों में ना रोल ऑफ एनजीओ सब काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है कि हमें कहीं ना कहीं एनजीओ के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ पार्टनरशिप करने हैं, ठीक है, सो दैट जो वुमेन इक्वलिटी रिलेटेड अवेयरनेस है वो सब बढ़ाया जाए, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन को इंगेज किया जाए कि जो वुमेन से रिलेटेड समस्या है उसको हाईलाइट किया जाए, वुमेन को एम्पावर किया जाए। तो ये सब कुछ बातें हैं। तो ये सब हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स। अब चलते हैं ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी फॉर वुमेन 2016। तो ये चूंकि एक ड्राफ्ट स्टेज पर ही है, वैसे भी आप देख सकते हो जो इम्पावरमेंट वाली है ना वो 2001 की है, अब तो बहुत बदलाव हो चुका है, तो इसीलिए अब कहीं ना कहीं न्यू पॉलिसी लाने की ज़रूरत है। तो वी हैव द ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी फॉर वुमेन 2016। ड्राफ्ट मतलब क्या है, अभी ये लागू नहीं हुई है, ये अभी पॉलिसी आई नहीं है, ठीक है। एंड एक बात बताइए, पॉलिसी मतलब क्या होता है? पॉलिसी मतलब एक प्रकार से फ्यूचरिस्टिक विजन, कि आने वाले समय में हम ये करने वाले हैं वुमेन के प्रति, या फिर आने वाले समय में हम इतनी क्लास को एजुकेशन देंगे, कुछ होता है ना पॉलिसी, यानी कि फ्यूचर विजन कह सकते हो। एंड आप इतनी सारी पॉलिसी देखते हो, ठीक है, जैसे 5 ईयर प्लान, ये सब भी क्या है, एक प्रकार से पॉलिसी, आगे आने वाले विजन, ये सब बात होती है। तो इसको छोटे छोटे बातें हैं जो मैं आपको समझा समझा कर अल्टीमेटली क्लियर करवाना चाहता हूँ। तो इस ड्राफ्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है कि एक नया पॉलिसी तैयार किया जाए जो गाइड करे, ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट करे, जो रिक्वायर्ड है फॉर मेकिंग द जेंडर राइट्स ए रियलिटी, वोमेन इश्यूज को एड्रेस करे, एज वेल एज जो इमर्जिंग चैलेंजेज हो रही हैं, है ना, क्या क्या इमर्जिंग चैलेंजेज है हमने डिस्कस भी किया था, आप हमें बताओ, है ना, उसको आइडेंटिफाई करके उसको टैकल किया जाए। एंड अल्टीमेटली पोजिशनिंग वोमेन एज इक्वल पार्टनर्स ऑफ सस्टेन्ड डेवलपमेंटल प्रोग्रेस, कि जो डेवलपमेंट के प्रोग्रेस में वोमेन भी एक प्रकार से इक्वल पार्टनरशिप के रूप में हो, और वो कहीं ना कहीं एम है। एंड अब देखो इसमें क्या क्या बातें की गई है। अब देखो एक बात और, कि जब भी हम वोमेन की बात करेंगे ना, तो जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आएगी आएगी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में, जैसे आपका न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम चलता है कि नहीं चलता है, हमने डाटा भी डिस्कस किया था कि मोर देन 50% वोमेन आर एनेमिक, यानी खून की कमी है। अब ये विस्कस साइकिल इतनी ख़राब है कि महिलाएं एनेमिक है, ठीक है, अब लेट्स से कि उनके बच्चे होते हैं, तो अल्टीमेटली वो भी कुपोषण के शिकार हो जाएंगे, वो भी कहीं ना कहीं उनकी जो शारीरिक विकास है वो नहीं हो पाएगी फुल्ली, बिकॉज कहीं ना कहीं जो महिला का न्यूट्रिशन है वही कम रहा है, वही वीक रहा है, तो उसी का इफेक्ट कहीं ना कहीं बच्चे पर पड़ जाता है, और अल्टीमेटली जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है विस्कस साइकिल की तरह चल सकता है ये सब चीज़ें, ठीक है। इसलिए आप देखते होंगे जो महिलाएं हैं गरीब हैं, है ना, और अगर वो इन सब न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज को झेलती है तो इसका इम्पैक्ट उनके चाइल्ड पर भी होता है ना, वेस्टिंग, स्टंटिंग, ये सब सिचुएशन देखने को मिलती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि वोमेन की हेल्थ सिर्फ वोमेन की इंडिविजुअल हेल्थ नहीं है, ठीक है, वो सोसाइटी की हेल्थ है, वो नेशन की हेल्थ है, ठीक है। एंड देख लो, फोकस ऑन रिकॉग्नाइजिंग वोमेन्स रिप्रोडक्टिव राइट। वोमेन्स रिप्रोडक्टिव राइट का मतलब क्या हुआ, है ना, कि बेसिकली
जैसे आप कभी कभी देखते हो मार्शल रेप, है ना, तो मार्शल रेप कहीं ना कहीं वुमेन रिप्रोडक्टिव राइट के अगेंस्ट है, बिकॉज डिस्पाइट वुमेन नहीं चाह रही है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए राजी नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं उनके हस्बैंड जो है इस प्रकार की जो सिचुएशन है वो रखते हैं। तो ये बातें हो गई। एंड शिफ्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग फोकस ऑल्सो टू मेल्स। हाँ, कुछ जो प्लानिंग फोकस है वो मेल्स पर भी जिम्मेदारी दी जाए, ये सब भी बात है। साथ ही साथ एड्रेस द हेल्थ इश्यूज, तो जो भी हेल्थ इश्यूज है उसको एड्रेस किया जाए। एंड जो हेल्थ केयर चैलेंजेज हैं रिलेटेड टू द न्यूट्रिशन हाइजीन, ये सब छोटी छोटी एंड आसान से समझने वाली बातें हैं, तो आप समझ सकते हो। एज वेल एज एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स, तो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को भी एक्सपेंड किया जाए। तो ये सब बातें हैं। एजुकेशन में आप देख सकते हो प्री प्राइमरी एजुकेशन। प्री प्राइमरी एजुकेशन क्या, मैं तो कहता हूँ प्री प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, आपका हायर एजुकेशन, सब में एसेसिबिलिटी को इम्प्रूव करना है। ठीक है, क्योंकि एक लेवल पर हम इम्प्रूव कर रहे हैं और बाकी सब लेवल पर हम इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, तो फिर भी जो आउटकम हम देखना चाहते वो नहीं देख पाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये होगी ना, जब हमारी देश में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं टेक्निकल एजुकेशन की तरफ आए एंड वो अच्छे से अच्छे जॉब पकड़े एंड अल्टीमेटली देश के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करे। ठीक है, ये सब बातें होती है। एज वेल एज इम्प्रूव द एनरोलमेंट एंड रिटेंशन ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स, की जो वोमेन एनरोलमेंट रेशियो है ना, उसको बढ़ाया जाए। एनरोलमेंट रेशियो मतलब समझते हो, जो महिलाएं इनरोल करेंगे स्कूल्स में, ठीक, उसको कहते हैं एनरोलमेंट रेशियो, तो उसको इम्प्रूव किया जाए। एंड एक बार इनरोलमेंट हो गया तो इसका मतलब ये भी श्योरिटी नहीं है कि वो रहेंगी या स्कूल में। कभी कभी क्या होता है, फैमिली प्रेशर या फिर यूँ कह सकते हो कि कुछ काम आ गया, तो जो पेरेंट्स है वो महिला को या फिर बच्चियाँ को स्कूल से बाहर निकलवा देती हैं। तो रिटेंशन भी करवाना ज़रूरी होता है। तो इम्प्रूव द इनरोलमेंट एंड रिटेंशन टू एडुलेट गर्ल्स एंड इम्प्रूव द इनोवेटिव ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स फॉर बेटर स्कूलिंग आउटकम्स। इकोनॉमी की बात करें तो देख लो, यूँ कह सकते हो कि जो भी हम मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाते हैं, ट्रेड एग्रीमेंट्स बनाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो वोमेन को भी कहीं ना कहीं उसमें कंसिडर किया जाना चाहिए। जैसे हम कोई पॉलिसी बना रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के प्रति, तो किस प्रकार से वोमेन को भी एम्प्लॉयमेंट का जो अपॉर्चुनिटी है वो मिले, उस प्रकार के जो जॉब्स है वो क्रिएट हो, तो इस प्रकार पर भी विचार करने की ज़रूरत होनी चाहिए। ठीक है, एंड जनरेट जेंडर डिसएग्रीगेटेड लैंड ओनरशिप डाटाबेस एंड स्किल डेवलपमेंट करिए, ट्रेनिंग करिए महिलाओं का, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करिए, रिव्यू ऑफ लेबर लॉज एंड पॉलिसीज एंड इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो, जहाँ पर अप्रोप्रिएट बेनिफिट जो है मैटरनिटी का, चाइल्ड केयर सर्विसेज का, वो भी मिले। साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजिकल नीड्स है महिलाओं की वो भी फुलफिल हो। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हो आज के जो डिजिटलाइजेशन युग है उससे कहीं ना कहीं महिलाएं काफ़ी ज़्यादा एम्पावर भी हुई हैं एंड अल्टीमेटली वो घर पर ही बैठकर बड़े बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। जैसे इस लेक्चर सीरीज के दौरान आप में से बहुत सारी महिलाएं होंगी जो इन लेक्चर को सुन रही होगी, जो होम से भी प्रिपरेशन कर रही होंगी। तो ये सब बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, और कुछ महिलाएं ऐसे होंगी जिनके पेरेंट्स ने भी कहीं ना कहीं साथ दिए रहे हैं कि वो भी शिक्षा ग्रहण करे और आगे बढ़े और अल्टीमेटली अपने एम को अचीव करे और पूरे परिवार का, सोसाइटी का नाम रोशन करे। साथ ही साथ ये बात भी ध्यान रखना है कि जो महिलाएं हैं अगर वो कुछ अचीवमेंट करती है ना, तो वो वोमेन एम्पावरमेंट का एक सोर्स बन जाती है। ठीक है, इससे बहुत सारी महिलाएं जो विभिन्न गांव में, छोटे छोटे गांव में सपने देखती हैं लेकिन सपने फुलफिल नहीं कर पाती, तो उनको एक प्रकार से सपने देखने का एक आशा मिलता है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। एंड गवर्नेंस एंड डिसीजन मेकिंग की बात करें तो जैसे वुमेन का पार्टिसिपेशन है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में वो बढ़ाया जाए। वेरियस एडमिनिस्ट्रेशन में, सिविल सर्विसेज में, कॉर्पोरेट बोर्ड रूम्स। तो कॉर्पोरेट बोर्ड रूम्स मतलब क्या है, जो आपके कंपनीज सब है, ठीक है, उसमें। एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, तो जो महिलाओं के अगेंस्ट वायलेंस होता है उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। ठीक है, एंड चाइल्ड सेक्स रेशियो को इम्प्रूव किया जाए। जो ट्रैफिकिंग होती है महिलाओं की उस पर रोक लगाया जाए, चाहे वो सोर्स या फिर डेस्टिनेशन एरियाज या फिर ट्रांजिट एरियाज, ये तीनों जगह पर देखो, सोर्स, ट्रांजिट, डेस्टिनेशन कहा जाता है ना। अगर ट्रैफिकिंग को एड्रेस करना है तो 3 लोकेशन पर आप अपने सिस्टम को स्ट्रेंथन करिए। एक तो सोर्स रीजन, ठीक है, एक है ट्रांजिट जहाँ से वन लोकेशन टू अदर लोकेशन लेकर जाया जाता है, तीसरा है आपका डेस्टिनेशन एरिया जहाँ लेकर जाया जा रहा है।
ठीक है, तो इन 3 पॉइंट पर अगर एड्रेस किया जाता है ट्रैफिकिंग को, तो ओवरऑल ट्रैफिकिंग हैंडल हो सकेगी। ठीक है, एंड वी हैव द इनेबलिंग एनवायरनमेंट, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल्स हो, ऑफिस सब हो, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन सब हो। ठीक है, जेंडर पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, एंड एफर्ट्स टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, एंड एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की बात करें, तो आप भी देखते हो कि जब कोई नेचुरल कैलामिटीज आती है तो डिस्ट्रेस माइग्रेशन करना पड़ता है। डिस्ट्रेस माइग्रेशन मतलब क्या, जो माइग्रेशन हो रही है मन मर्जी से नहीं हो रही है, बल्कि बिकॉज ऑफ एनी डिस्ट्रेस दैट हैज़ बीन अराइव्ड लाइक द नेचुरल कैलामिटीज, एंड उसके कारण माइग्रेस हो रहा है। तो उसके कारण भी कहीं ना कहीं महिलाओं को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती है। ठीक है, एंड इन सब को भी एड्रेस किया जाए, ये सब बातें हैं। एंड ये देख सकते हो फॉर एग्जांपल एक और भी है, जैसे आपको उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर देने की बात थी ना, तो वो भी कहीं ना कहीं एक अच्छी योजना थी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं इसके एक निगेटिव पर्सपेक्टिव में ये निकल के आ रहे हैं कि जो कॉस्ट है सिलेंडर की काफ़ी ज़्यादा है, तो जो गरीब महिलाएं हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकती। तो यहाँ से क्या बात निकल कर आती है कि सिर्फ फैसिलिटी देना ही नहीं, बल्कि अफोर्डेबिलिटी भी रहनी है, बिकॉज जो पुअर सेक्शंस होते हैं उनके लिए अफोर्डेबिलिटी है ना, अवेलेबिलिटी से ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा मायने करेंगी। ठीक है, बिकॉज अफोर्डेबिलिटी रहेंगी तभी तो वो एसेस कर पाएंगे, डिस्पाइट कि अवेलेबिलिटी कितनी भी क्यों ना हो। तो ये बातें हो गई। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट फॉर वुमेन, यानी कि महिलाओं के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वेरियस जजमेंट आए हैं, तो वो सब हम देखेंगे। तब तक आप हमें बताइए कि आपको ये लेक्चर सीरीज कैसी लग रही है, क्या आपको एक एक चीज़ें समझ में आ रही है, क्या आपको बेसिकली कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। आप हमें कमेंट सेक्शन में रिस्पॉन्स दे सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भेज दिया है। अल्टीमेटली शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, एंड एक दो गिलास पानी पी कर आइए, फिर बैठिए, लेक्चर देखिए, मज़े से सुनिए, आपको एक एक चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ आपके साथ। एंड अल्टीमेटली ये सब जो सोसाइटी की लेक्चर सीरीज है वो आराम से ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो धीरे धीरे चलेंगे, स्लोली स्लोली वी विल विन द रेस एज आवर फिलोसफी सेज, एंड वी विल फॉलो दैट। तो विशाखा गाइडलाइंस 1997, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया है, एंड इसमें क्या बातें कही गई थी वो हम देखने वाले हैं। तो ये जो विशाखा गाइडलाइंस है ना, ये 1997 में आई थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये गाइडलाइन जारी किया गया था, एंड सुप्रीम कोर्ट के अनुसार उन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट की बात कही थी कि जो सेक्सुअल हरासमेंट है इसमें बेसिकली क्या मतलब हो सकता है कि लाइक द फिजिकल कांटेक्ट, या फिर ए डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, या फिर सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स अगर कोई करता है, या फिर शोइंग पोर्नोग्राफी, या फिर वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर, तो ये आपका सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, एंड सेक्सुअल हरासमेंट आपको ही पता है वर्क प्लेस पर भी देखने को मिलता है, एंड पिछले के लेक्चर सीरीज में हमने सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस पर जो इश्यूज थे वो भी हमने देखे, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए थे वो सब भी हमने देखे। ठीक है, तो बेसिकली इसके तहत क्या कुछ बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई थी, तो देख सकते हो जो विक्टिम्स हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के, उनके पास ऑप्शन होगा कि वो ट्रांसफ़र करवा सकते हैं किसका, परपेट्रेटर यानी कि जो गुनहगार है, या फिर खुद का भी ट्रांसफ़र करवा सकती है फ्रॉम दैट लोकेशन, एंड साथ ही साथ एक अप्रोप्रिएट मैकेनिज्म क्रिएट किए जाए फॉर रिड्रेशन ऑफ द कंप्लेंट। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो की जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है ना, बस आपको एक रेफरेंस के रूप में यूज करना है। ठीक है, जैसे विशाखा गाइडलाइंस 1997, इस पर कहीं ना कहीं हमें अमल करने की ज़रूरत है, या फिर इनके जो जजमेंट्स के प्रोविजंस है उनको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है एज ए रेफरेंस। ऐसा नहीं कि आपको पूरी जो है विशाखा गाइडलाइंस की डिटेल लिखनी है, एज ए रेफरेंस आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे केस है, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि हम सारे केसेस को पढ़ने बैठेंगे, एज ए रेफरेंस यूज करेंगे। उसी प्रकार से हादिया केस, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, जब हादिया केस आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छी बात यहाँ पर कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि जो चॉइस है पार्टनर का, यानी कि लेट्स से कोई महिलाएं हैं कोई, एंड अगर वो पार्टनर का चॉइस करना चाहती है तो ये पर्सन का फंडामेंटल राइट है। ठीक है,
एंड इट कैन बी द सेम सेक्स पार्टनर यानी कि होमोसेक्सुअलिटी, ठीक है। एंड ये जो ऑब्जर्वेशन है इट कैम ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हियरिंग बाय कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ पेटिशंस बिकॉज पेटिशंस फाइल की गई थी चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेक्शन 377 ऑन द इंडियन पिनल कोड। और ये जो सेक्शन 377 है ना, ये क्रिमिनलाइज करता है प्राइवेट कंसेंसुअल सेक्स बिटवीन अडल्ट, यानी कि अडल्ट के बीच, यानी कि दो अडल्ट के बीच अगर प्राइवेट कंसेंसुअल यानी कि सहमति वाला भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उसको क्रिमिनलाइज करता है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो की ऑब्जर्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है। एक की ऑब्जर्वेशन जो आपको ध्यान में रखने हैं, यहाँ पर कितनी अच्छी बातें कही गई थी। द राइट टू सेक्सुअल ओरिएंटेशन वाज मीनिंगलेस विदाउट द राइट टू चूज ए पार्टनर। कहने का मतलब अगर किसी व्यक्ति को पार्टनर चुनने का ही अधिकार नहीं है तो फिर भाई साहब जो राइट टू सेक्सुअल ओरिएंटेशन है ना, वो तो मीनिंगलेस है ना। राइट टू सेक्सुअल ओरिएंटेशन मतलब क्या कि भाई साहब आप जैसे फॉर एग्जांपल मेल है तो फीमेल ओरिएंटेशन हो सकता है, लेकिन आजकल आप देख सकते हैं एलजीबीटी कम्युनिटी, तो बेसिकली वहाँ पर होमोसेक्सुअलिटी वाले ओरिएंटेशन भी देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली जब आपके पास अधिकार ही नहीं है पार्टनर चूज करने का तो फिर जो ये जो अधिकार की बात की जाती है राइट टू सेक्सुअल ओरिएंटेशन, वो तो मीनिंगलेस हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन दिया गया था। एंड यहाँ पर देख लो द ऑब्जर्वेशन वेयर ड्रॉन फ्रॉम द मार्च 2018 जजमेंट इन द हदिया केस विच हेल्ड दैट अगर किसी एडल्ट के जो चॉइस है टू चूज ए पार्टनर उसको इन्फ्लुएंस किया जाता है तो उसको एक प्रकार से वायलेशन माना जाएगा टू द फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। एंड ये सब बातें, ये सब आप विजिट कर कर देख सकते हो, यहाँ पर तो एक्सप्लेनेशन करने में नहीं बनेगा, लेकिन मैं आपको जो दो रेफरेंस दे रहा हूँ दृष्टि आईएएस का, ये यहाँ पर देख सकते हैं एक जजमेंट आया था एडल्ट्री इज नॉट ए क्राइम, एंड एक था आपका सेक्शन 377 का जजमेंट, ठीक है। टाइम मिलता तो मैं ज़रूर करवा देता, लेकिन आप यहाँ पर जाके बेसिकली इस केस को, इस इश्यू को पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 377 का जो जजमेंट आया है ये तो आपको पता है नवंबर 2018 में, दोनों जजमेंट आपके नवंबर 2018 में मतलब 2018 में ही आए थे। तो अगर हम बात करें सेक्शन 377 के जजमेंट के बारे में तो जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया था, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इट इज़ अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ एलजीबीटी कम्युनिटी। एंड साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया था कि जो आर्टिकल 14 है चूँकि ये राइट टू इक्वलिटी या फिर इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है तो जाहिर सी बात है इट विल बी अप्लाई टू ऑल द क्लासेस ऑफ सिटीजन, तो इसका मतलब एलजीबीटी कम्युनिटी भी उसमें आ जाते हैं। तो जो इंक्लूसिवनेस नेचर है राइट टू इक्वलिटी का या इक्वलिटी बिफोर लॉ का उसको इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखना यहाँ पर क्या इश्यू आ रही थी, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आ रही थी वर्सेस द पब्लिक मोरालिटी या फिर रिलीजियस मोरालिटी। बिकॉज होमोसेक्सुअलिटी देखा जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पर तो वो तो इक्वलिटी का अधिकार है तो एलजीबीटी भी इक्वल राइट्स एंजॉय करेंगे, लेकिन देखा जाएगा रिलीजियस या फिर पब्लिक मोरालिटी पर तो ये बिलीफ सिस्टम होगी ना इट इज़ अगेंस्ट द नेचर, तो यहाँ पर भी ये इश्यू निकल कर आती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो डिनाई नहीं किए जा सकते बाय गिविंग प्रेसिडेंस टू पब्लिक और रिलीजियस मोरालिटी। ये काफ़ी बड़ी जजमेंट है, ये सब ध्यान रखो, है ना। कि सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया था कि भाई साहब इक्वलिटी बिफोर लॉ उसको डिनाई नहीं किया जा सकता बाय गिविंग प्रेसिडेंस टू द पब्लिक मोरालिटी या फिर रिलीजियस मोरालिटी। एंड यहाँ पर एक दो बातें और आप पढ़ सकते हो, जैसे एससी नोटेड दैट मॉडर्न साइकेट्रिक स्टडी, जो भी साइकेट्रिक स्टडी की गई है लेजिस्लेशंस वो रिकोगनाइज करती हैं कि जो गे पर्सन है जो ट्रांसजेंडर है वो कोई मेंटल डिसऑर्डर सफ़र नहीं करती, इसलिए ऐसा नहीं कि उनको पेनलाइज किया जाएगा। ये सब बातें हैं। और साथ ही साथ ये बात भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑब्जर्व किया गया था कि जो होमोसेक्सुअलिटी है इट इज़ नॉट यूनिक टू ह्यूमंस, तो जो प्रेजुडाइज है कि इट इज़ अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है, धाराशाही हो जाता है। ये सब बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया। हाँ, सेक्शन 377 के बारे में आपको थोड़ा सा जान लेना चाहिए। जो सेक्शन 377 है ना आईपीसी का, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज किया है, ये बेसिकली होमोसेक्सुअलिटी की बात करता है। होमोसेक्सुअलिटी यानी कि क्या, द पर्सन बेसिकली बिलोंग टू द सेम सेक्स, ठीक है। तो होमोसेक्सुअलिटी का मतलब वही हुआ। तो बेसिकली सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1860 जो कि ब्रिटिश काल का ये एक्ट है, ये स्टेट करता है, कहता है
कि कोई भी जो वॉलंटरली सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर विथ एनी मैन और वोमेन और एनिमल, तो उसको पनिश किया जाएगा, है ना। एंड इसमें बेसिकली प्राइवेट कंसेंशुअल सेक्स भी शामिल था बिटवीन एडल्ट्स ऑफ द सेम सेक्स, तो ये ध्यान रखना है आपको। एंड जो ये जो रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आई थी 2018 में, तो जो सेक्शन 377 के प्रोविजन है वो एप्लीकेबल है, लेकिन नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स के बीच विथ एडल्ट्स, ठीक है। एंड ऑल एक्ट्स ऑफ कार्नल इंटरकोर्स विथ माइनर्स एंड एक्ट्स ऑफ बेस्टेलिटी। तो ये एक बार फिर से आप पढ़ सकते हो, मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है क्या मतलब है इसका, बिकॉज ये जो मैगजीन है उसमें कोई क्लियर बातें नहीं की गई थी, इसलिए मैंने इसको आपको रेफ़र किया है। तो जो सेक्शन 497 है आईपीसी का, तो इसके बारे में भी जानेंगे। अभी तक तो हमने सेक्शन 377 की बात की ना, इसमें आपका होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बात हो रही थी। अब चलते हैं सेक्शन 497 के बारे में बात करते हैं। तो जो सेक्शन 497 ऑफ द इंडियन पिनल कोड है ना, ये बेसिकली एडल्टरी को क्रिमिनलाइज करता है, ठीक है। तो एडल्टरी का मतलब क्या हुआ, क्लियर से कि कोई हस्बैंड एंड वाइफ है, ठीक है। अब हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो, है ना, एंड बिकॉज ऑफ दैट अगर वॉलेंट्री सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है बिटवीन ए मैरिड पर्सन एंड समवन अदर देन देयर पार्टनर या फिर स्पाउस, तो उसको एडल्टरी कहा जाता है। तो पहले ये जो है ना एडल्टरी, ये बेसिकली क्राइम था, ठीक है, बिकॉज इट वॉज कम अंडर द इंडियन पिनल कोड, ठीक है। एंड उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 497 ऑफ द आईपीसी इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है, ठीक है। एंड साथ ही साथ इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था। एंड क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एज वेल एज आर्टिकल 14 दैट इज योर राइट टू इक्वलिटी। एंड साथ ही साथ ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई डाटा नहीं है जो हम इस क्लेम पर दावा कर सके कि अगर एडल्टरी ख़त्म हो जाएगी एज ए क्राइम, तो इसके कारण आपका चाउज या फिर गड़बड़ी आ जाएगी सेक्सुअल मोरालिटी में, या फिर डाइवोर्स के केसेस बढ़ने लगेंगे, तो ऐसा कोई डाटा है नहीं, ठीक है। एंड साथ ही साथ इट्स टाइम टू से दैट ए हस्बैंड इज नॉट द मास्टर ऑफ वाइफ, बिकॉज जो वाइफ है वो भी अपनी डिसीजन ले सकती है, तो ये बोला गया था, ठीक है, कि जो हस्बैंड है ऐसा नहीं कि वो मास्टर होंगी वाइफ का। तो ये बातें हो गई। तो ये कुछ इश्यूज हैं, आप यहाँ पर जाकर पढ़ सकते हो। यहाँ पर देखो है ना, एडल्ट्री इज नॉट ए क्राइम, ये दोनों 2018 का जजमेंट है, यहाँ पर देख सकते हो 28 सितंबर 2018 का है। एंड फिर आपका ये जो है आपका नवंबर 2018 का जजमेंट है ना। मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं ही आपको बता देता, वैसे यूट्यूब पर आपको अवेलेबल मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अब चलते हैं सबरीमाला केस, ठीक है। तो सबरीमाला केस के बारे में तो जानते ही हो, इसमें तो कोई छुपी वाली बात नहीं है। ये सबरीमाला केस बेसिकली केरला में जो सबरीमाला मंदिर है ना, वहाँ पर महिलाओं को बेसिकली अलाउ नहीं था एंट्री। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये मैटर गया, तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को या फिर इस सिस्टम को पलटा, एंड अल्टीमेटली वोमेन की भी एंट्री अलाउ करवाई गई थी। एंड आपने देखा भी होगा काफ़ी विरोध भी हुआ था इसका। तो अगर हम इसके हिस्ट्री में जाएं तो देखो, ये जो एक्ट है ना, केरला हिंदू प्लेसेस ऑफ पब्लिक वर्शिप ऑथराइजेशन ऑफ एंट्री एक्ट 1965, इसका एक रूल था, रूल 3B, ठीक है। इसमें बेसिकली जो वोमेन है मेंस्ट्रुएटिंग एज के, ठीक है, उन पर रेस्ट्रिक्शन या उन पर रोक थी कि वो जो है टेम्पल में एंट्री नहीं कर सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में बेसिकली इस रूल को ना खारिज कर दिया, या फिर यूँ कहते कर दिया कि इस रूल को वॉइड डिक्लेयर कर दिया, और उनका कहना था कि इट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो मैटर है ना, इससे पहले केरला हाई कोर्ट में भी गया था, और केरला हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट 1991 में दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो केरला हाई कोर्ट है इस प्रोहिबिशन को, यानी कि रूल 3 क्लॉज B को अपहेल्ड किया थे।
तो फिर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गई, तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस जजमेंट को खारिज किया। एंड कारण क्या था कि ये रेस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे थे, तो कारण ये दी जा रही थी कि जो डेटी है यहाँ पर, यानी कि जो देवता वहाँ निवास करते हैं, है ना, बेसिकली वो मैरिज्ड नहीं है, शादीशुदा नहीं है। कहीं ना कहीं यही एक वाइटल रीज़न दिया गया था फॉर इम्पोजिंग दिस रेस्ट्रिक्शन ऑन यंग वोमेन। तो ये बातें हो गई। अब चलते हैं फेथ वर्सेस राइट केस। तो यहाँ पर जो इश्यू निकल कर आ रही है वो क्या निकल कर आ रही है, फेथ वर्सेस राइट केस। तो यहाँ पर देख सकते हो, पहली बात तो ये निकल कर आ रही हो कि संविधान के अनुसार चले तो एवरी सिटीजन हैज़ इक्वल राइट इन रिलीजियस मैटर्स, है ना। इसका मतलब हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते अगेंस्ट देम ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, जेंडर। ये तो आर्टिकल 15 भी कहता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि सेम फंडामेंटल राइट्स ये भी तो गारंटी देता है ना कि जो एवरी रिलीजियस डोमिनेशन है वो अपने खुद के अफेयर्स को, रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फेथ वर्सेस राइट का केस आ रहा है। एंड अल्टीमेटली ये भी बात है, कैन नॉट स्टॉप द वोमेन ड्यू टू देयर बायोलॉजिकल साइकिल। तो ये बात हमने देखा, ये डिस्कस किया। अब चलते हैं कि वोमेन डेवलपमेंट के लिए क्या क्या अप्रोच अपनाई गई, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम जानेंगे। जैसे 5 ईयर प्लानिंग में बहुत सारे प्रयास किए गए थे वोमेन डेवलपमेंट को लेकर, ठीक है, तो वो सब हम देखेंगे। तो आपको सारी 5 ईयर प्लान में वोमेन के लिए क्या किए गए हैं वो सब जानने की ज़रूरत नहीं है। एक दो जो इम्पोर्टेंट वो आप देख सकते हो, हालांकि आप पढ़ सकते हो, लेकिन वो कोई आई थिंक कि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो काफ़ी कम होगा, ठीक है। और जब तो 5 ईयर प्लान भी ख़त्म कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखो एक दो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे 11th 5 ईयर प्लान है, तो यहाँ पर देख सकते हो जो 11th 5 ईयर प्लान था ना, इसका एम था जेंडर एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्विटी को लाना। एंड इसमें बेसिकली जेंडर बजटिंग की भी बात कही गई थी। यानी कि जेंडर बजटिंग मतलब क्या होता है कि जो बजट बनाए जाएंगे ना, वो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए भी अच्छा खासा जो मनी है वो खर्च किया जाएगा, ठीक है। वैसे तो देखा जाए तो हेल्थ एजुकेशन पर खर्च की ही जाती है, लेकिन इसके अलावा जैसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, पावर सेक्टर हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, डिफेंस हो, इन सब में देखो कितनी ज़्यादा वोमेन की पार्टिसिपेशन कम है। तो इन सब जगहों पर भी पार्टिसिपेशन बनाया जाए, तो इसके लिए कहीं ना कहीं जेंडर न्यूट्रल के कंसेप्ट को लाने की बात कही गई थी। एंड 12th 5 ईयर प्लान की बात करें तो देख सकते हो ये जो प्लान है फोकस करता है इंक्लूसिवनेस ऑफ वोमेन। एंड जो इंक्लूसिवनेस है, दीज आर इंटीग्रल पार्ट टुवर्ड्स अचीविंग फास्टर एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। तो ये सब बातें हो गई। सो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर सीरीज में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में और करंट डेवलपमेंट्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो कैसा लग रहा है आपको ये लेक्चर सीरीज, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अल्टीमेटली वी विल रिज्यूम आवर लेक्चर सीरीज इन द कमिंग डेज। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। थैंक यू।